ये जो डिफरेंसेस हैं बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, 3 तरीके के सोशल डिफरेंसेस, इन्हीं की वजह से सोसाइटी में डिविजन्स और इनइक्वालिटीज क्रिएट होती हैं। हमें लगता है बच्चों की जो सोसाइटी में मेल फीमेल का डिवीजन है वो बिल्कुल नेचुरल है। जहां पैसा मिल रहा है वहां वैल्यू मिल रही है, बट जहां पैसा नहीं मिल रहा वहां वैल्यू नहीं मिल रही है। Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. हमारे लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था और बहुत लंबे समय तक जो विमेन रिजर्वेशन बिल था वो भी पार्लियामेंट में पेंडिंग था। हाय गाइस, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हमारी आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन ऑफ द चैप्टर कॉल्ड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा डिमांड में है, बच्चे इसकी गुजारिश काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो आज हम इसकी क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। बच्चों इस चैप्टर में बेसिकली बात हो रही है 3 चीजों की। 3 चीजें यहां लिख रखी हैं। जेंडर, सबसे पहले हम जेंडर की बात करेंगे। दूसरा इशू हम उठाएंगे रिलीजन यानी कि धर्म का, और तीसरा इशू होगा जाति यानी कि कास्ट का। बात पर्टिकुलरली इस चैप्टर में होती है कि कैसे ये जो 3 डिफरेंसेस हैं, जैसे जेंडर डिफरेंस होता है मेल फीमेल के बीच में, रिलीजन डिफरेंस होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में, कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं, अंतर होते हैं लोगों के बीच में, जैसे कि पहले के टाइम से जो चलता आ रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ऐसे करके कास्ट को डिवाइड करा गया था लोगों के बीच में। ये जो डिफरेंसेस हैं बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं डिवीजन फॉर्म करते हैं, यानी कि लोगों के बीच में एक विभाजन क्रिएट कर देते हैं। अब वो विभाजन क्यों वो क्रिएट कर देते हैं, और अगर वो विभाजन क्रिएट होता है तो उसके क्रिएट होने से इन सब चीजों को पॉलिटिक्स में कैसे रिफ्लेक्ट करा जाता है, लाइक जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में कैसे बताया जाता है, रिलीजन को पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। और क्या मतलब ये सब चीजें जब पॉलिटिक्स में आती हैं तो क्या वो सही रहता है या क्या वो गलत साबित होता है, उसको भी हम एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे, कैसे ये डिफरेंसेस डिवीजन बन जाते हैं, कैसे इनको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है, और पॉलिटिक्स में इनको एक्सप्रेस करना क्या सही है क्या गलत है। बेसिकली ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज की हमारी इस कहानी को चालू करते हैं। 3 पार्ट्स में इसको हमें पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं जेंडर पर सबसे पहले, और उससे पहले एक बार यही वाली बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताई है कि सोशल डिफरेंस क्या होता है, सामाजिक अंतर। Social differences refer to situations where people discriminated on the basis of social, economic, racial inequality. तो यार डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली आपके बीच में क्रिएटेड हैं ही। मैं और आप सेम तो नहीं है ना, मैं आपसे अलग हूं, आपका पड़ोसी आपसे अलग है, आपके भाई बहन तक आपसे अलग हैं, राइट, आपके दोस्त आपसे अलग हैं। हर कोई एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऑब्वियसली कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जाति का है, कोई अलग भाषा बोलता है, किसी का सोचने का तरीका अलग है। तो बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस तो एग्जिस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों किसी सोशल डिफरेंस पर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि शोषण भी किया जाता है। तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में आप देखते हो कि सोसाइटी ना हमारी काफी पेट्रियार्कल रही है, मतलब जो पितृसत्ता है वैसा रहा है। तो लड़कियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था। उसी तरीके से हम देखते हैं जातियां होती थी, तो उसमें जो नीची जाति के लोग होते थे उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इसी प्रकार से इन डिफरेंसेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन भी कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस पे चलता आ रहा है। ये जो डिफरेंसेस हैं 3 तरीके के सोशल डिफरेंसेस, इन्हीं की वजह से सोसाइटी में डिविजन्स और इनइक्वालिटीज क्रिएट होती हैं। असमानताएं जो हैं उनको जन्म देते हैं ये डिफरेंसेस, और कभी कभी लोगों के बीच में एक विभाजन, एक डिविजन भी क्रिएट कर देते हैं। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन 3 सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। नेचर ऑफ दिस डिविजन इंडिया में वेरी करता है, एंड कैसे इनको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है। सेम वही बात जो मैंने आपको भी शॉर्ट में समझाती थी। ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा में थोड़ा सा लंबा लिख देते हैं, पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था। फटाफट से अपने फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज जेंडर डिविजन। ठीक है बच्चों, तो जेंडर डिविजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर रिलीजन और फिर कास्ट। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। नाउ बिल्कुल आज ना तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए इस क्लास के बाद में। मेरी क्लास का मैं बार बार यही बताती हूँ कि पर्पस एक ही रहता है कि अगर आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं बच्चों,
और अगर आपने इस पूरे लेक्चर को फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड देखा है तो आपको चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए और आप सीख के जा रहे हो कुछ, मतलब इसके बाद आपको चैप्टर को समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस लर्न कर लोगे आप। ठीक है, चलिए अभी ना यहां पर एक बहुत ही बड़ी चीज की बात करते हैं जो शायद आज तक हमको पता ही नहीं है। क्या बात है वो? लेट्स टॉक। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। अब यहां पे क्या समझा रही हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें लगता है बच्चों की जो सोसाइटी में मेल फीमेल का डिवीजन है वो बिल्कुल नेचुरल है, मतलब कि बचपन से ही कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हमको सिखा दी जाती है कि एक लड़के को कैसे बिहेव करना है और एक लड़की को कैसे बिहेव करना है। लड़के को बचपन से ही बता दिया जाता है कि तुम ना बिल्कुल स्ट्रांग हो, ठीक है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, तुम्हें अपने परिवार के लिए आगे चल के पैसा कमाना है, यू हैव टू बी द प्रोवाइडर, तुम्हें जो है बिल्कुल वीकनेस तो बिल्कुल दिखानी ही नहीं है लाइफ में, है ना, साथ ही में रोना नहीं है। बचपन से ही आप सबने अपने घर में देखा होगा कि अगर कोई लड़का है या जो लड़के हैं भी जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप जब रो देते हो तो आपके पेरेंट्स या आसपास के लोग क्या बोलते हैं, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, क्यों रो रहा है, चुप हो जा, है ना, ऐसे डांट देते हैं। तो क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि बचपन से ही आपको सिखाया गया है कि आपको रोना नहीं है, आपको तो मजबूत बन के रहना है। और वहीं में लड़कियां रोए तो ठीक है, लड़कियां तो रोएंगी क्योंकि लड़कियां तो कमजोर हैं, है ना। और उसी के साथ बचपन से ही लड़कों को खेलने के लिए दे दी जाती है रेसिंग कार और लड़कियों को दे दिया जाता है बारबी डॉल का सेट और किचन सेट बचपन से ही दे दिया जाता है उनको। लड़कों को क्या दिया जाता है, उनको रेसिंग कार दे दी जाती है, वो रोबोट वगैरह लाके देते हैं। आजकल पता नहीं टॉयज चेंज हो गए होंगे, हमारे टाइम पे तो यही होता था। उसी के साथ बच्चों, जब वो बच्चे जो हैं मतलब पैदा ही हुए हैं तो आपने उनको बता दिया है कि तुम्हें ना कलर पिंक पसंद है, लड़कियों को बताया गया है कि तुम्हारा कलर है पिंक और लड़कों को बताया गया है तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लू। किसने बनाई ये सारी चीजें? ये सारी चीजें जब हम भगवान ने हमें भेजा था हम उसी के साथ आए थे क्या, ओ मेरा फेवरेट कलर तो पिंक है, मैं तो बिल्कुल वीक हूं, मैं तो बिल्कुल कमजोर हूं, हाँ, कि मैं तो रो लूंगी तो ठीक है, लड़के रोएंगे तो वो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं था। दिस इज नॉट एट ऑल नेचुरल। ठीक है, और ये चीज होती है जेंडर। जेंडर होती है बच्चों वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सोसाइटी द्वारा आपको दी जाती हैं, जो कि सोसाइटी द्वारा आपको असाइन करी जाती हैं। और हमेशा जो ये जेंडर है ना, दिस जेंडर हैज बिन क्रिएटेड। तो ये ना एक तरीके से एक सोसाइटल क्रिएशन है। दिस इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, क्योंकि इसको सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया गया है, दैट इज वाई इट इज नॉट नेचुरल। ये चीज नेचुरल है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने क्रिएट करा है, उन्होंने आपको बताया है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है, आगे चल के क्या करना है। या जो लड़की है उसको पहले से ही बता दिया है कि तुम्हें तो आगे चल के ना शादी करनी है, घर का काम भी तुमको करना है, बाहर का काम लड़का करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, these all are certain characteristics that have been assigned to you by the society. This is not natural और इसको बदला जा सकता है क्योंकि ये असली है ही नहीं, ये हमारे लोगों ने हमें प्रोवाइड करी हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये असली में कुछ था नहीं। पर सिर्फ एक चीज है जो कि नेचुरल है, दैट इज योर सेक्स। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लेकर आप पैदा हुए हैं सिर्फ वही चीज नेचुरल है। यानी कि अगर एक जो इंसान फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ है तो वो उसका सेक्स है, राइट, यू बिलोंग टू द फीमेल सेक्स, दैट इज नेचुरल बिकॉज यू आर बॉर्न विद इट। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ है दैट इज द मेल सेक्स बिकॉज यू आर बॉर्न विद इट। तो वो सेक्स तो नेचुरल है, बट जब इसी सेक्स के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स पर आपने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दिया कि ये बता दिया तेरा तो फेवरेट कलर पिंक है, तेरा ब्लू है, तू रोएगा नहीं, ये है वो है करके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स जब डिफाइन करनी चालू कर दी तो आपने यानी कि सोसाइटी ने एक जेंडर को क्रिएट कर दिया जो कि बिल्कुल नेचुरल नहीं है, जो कि सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया गया है। ऑलराइट, अब देखो कंफ्यूजन यहीं पर आती है। तो लेट अस बिगिन बाय दिस जेंडर डिवीजन। इट इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्कल। ये ना एक हायरार्कल डिवीजन है। हायरार्की का मतलब समझते हो कि एक लैडर है, कोई ऊपर है समाज में, कोई नीचे है। समाज में ऊपर कौन है? आदमी। समाज में नीचे कौन है? औरतें। तो एक सोशल डिवीजन क्रिएट हो गया, एक हायरार्की क्रिएट हो गई कि समाज में ऊपर का दर्जा जो है वो आदमियों को मिलेगा, निचला दर्जा जो है वो औरतों को मिलेगा। ऑल्दो भगवान ने ऐसा कोई भेदभाव करके नहीं भेजा था। ठीक है, ये हायरार्की क्रिएट हुई। It is seen everywhere, but rarely it is recognized.
इसको हम recognize ही नहीं करते हैं, लेकिन अभी करेंगे. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. और ये जो जेंडर आपने क्रिएट करा ना, ये ना ऐसा हम लोग आज तक समझते थे कि लड़के ऐसे ही उनको एक्ट करना है या लड़कियों को ऐसे ही एक्ट करना है, और हम समझते थे दिस इज नेचुरल. भगवान ने थोड़ी कान में तुम्हारे बोल के भेजा था कि तुम्हें ऐसे एक्ट करना है, ये तो सोसाइटी ने बताया, समाज ने बताया. इट इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट अनचेंजेबल, इट कैन बी चेंज्ड. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही कि हम आज तक इसको नेचुरल अनचेंजेबल समझते थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. जो चीज नेचुरल है वो है सेक्स, जो चीज नेचुरल नहीं है वो है जेंडर. हाउएवर ये बायोलॉजी पे बेस्ड ही नहीं है, बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स जो आपके साथ जोड़ दिए गए हैं, अवधारणाएं जो आपके साथ जोड़ दी गई हैं, उस पे बेस्ड है. असलियत में ऐसा नहीं है. ठीक है, चलिए अब बच्चों ध्यान से समझिए. इसी जेंडर डिवीजन के बेसिस पे एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट हो गया. पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट होने का मतलब है कि ऐसा माना जाने लगा कि जो पब्लिक लाइफ है, यानी कि घर के बाहर की जो लाइफ है, वो आदमियों तक सीमित है, और जो प्राइवेट लाइफ है, यानी कि घर के अंदर वाली जो लाइफ है, जहां घर का काम काज करना, बच्चों का ख्याल रखना, सास ससुर का ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, वो जो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें एक औरत के लिए हैं. मतलब औरत सिर्फ उस प्राइवेट स्फेयर में आती है और आदमी उस पब्लिक स्फेयर में आता है जब बाहर के काम की बात आती है. तो ठीक है, तो यहां पे वही वाला एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड क्रिएट हुआ, मतलब कि एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट हो गई. सेक्स के बेसिस पे आपने कौन क्या काम कर सकता है इसको भी बांट दिया. कि कल को बच्चों देखो, मैं ना सिंपल आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ. मैं अगर आपके सामने एक शब्द बोलती हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में कौन आता है, बस मेरे को इतना बताइएगा. मैं जब बोलूं पायलट, आपके दिमाग में एक आदमी आएगा, कोई मेल फिगर आएगी. अगर मैं बोलूं एक टीचर, तो आपके दिमाग में एक फीमेल फिगर आएगी. अगर मैं बोलूं एक एस्ट्रोनॉट या फिर एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर, हर नाम लेने पर आपके दिमाग में एक मेल फिगर आएगी. बट अगर मैं टीचर या नर्स या फिर घर पे काम करने की बात कर दूं, तो घर पे काम तो हाउस वाइफ है ना, औरत ही आपको दिखाई देगी. तो यार देखो, हमने ना एक तरीके से सेक्स के बेसिस पर क्या कौन काम कर सकता है उसको भी डिवाइड कर दिया है. कि घर का काम है या फिर बहुत सेंसिटिव सा काम है कि बच्चों को पढ़ाने का या नर्स बनने का, डॉक्टर की हेल्प करने का, तो वो सारा काम लड़की कर सकती है. बट जो मतलब हैवी ड्यूटी काम है, यानी कि पायलट बनना या इंजीनियर बनना, जहां थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है या ज्यादा, या आर्मी की बात करते हैं, है ना, तो वहां पर हमारे दिमाग में आएगा ही हमेशा एक मेल. राइट, तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. सोसाइटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग आपने लेबर को डिवाइड कर दिया. विमेन विल डू ऑल द वर्क इनसाइड द हाउस. घर का काम करने की जिम्मेदारी आपने औरतों को दे दी कि घर में खाना बनाना, सफाई करना, ये सारा औरत का काम है. बट क्या असली में ये सिर्फ औरत का काम है? घर में जब हर कोई रह रहा है तो ये हर किसी का काम बनता है. बट क्योंकि वो स्टीरियोटाइप्स बने हैं, क्योंकि वो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है, क्योंकि वो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, तो ये सारा काम एक औरत को असाइन कर दिया गया. अब बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी नहीं. तो लोग बोलेंगे मैम ये कैसी, तो क्या इसमें क्या गलत बात है? घर का काम करने में कोई बुराई थोड़ी ना है. बिल्कुल बुराई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, घर का काम हर किसी को करना चाहिए, मैं तो यही बोल रही हूँ. पर दिक्कत तब आती है जब आप इस काम को वैल्यू नहीं करते हो. क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर इस काम को कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, बहुत कमतर माना जाता है. कि अगर कोई घर का काम कर रहा है, अब आपकी मम्मी जब आपको लंच बनाकर देती हैं, टिफिन देती हैं, क्या आप उनको पैसे देते हो उसके? बिल्कुल नहीं देते, है ना. या जब वो घर में सबके लिए खाना बनाती है तो क्या सब लोग उनको पैसा देते हैं? घर की अगर वो सफाई करती है तो क्या उनको पैसे मिल रहे हैं उस चीज के? बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं. दैट वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है काम को. एंड दैट इज वाई विमेन आर अंडर वैल्यूड. उनको वैल्यू नहीं मिल रही है उतनी सोसाइटी में, क्योंकि ऑल्दो वो काम ज्यादा ही कर रही हैं. बहुत सी औरतें ऐसे भी हैं जो बाहर जाके भी काम करती हैं और फिर घर आके घर का भी काम करती हैं, लेकिन स्टिल उनको वैल्यू इतनी नहीं मिल रही है क्योंकि वो घर का काम कर रहे हैं. उतना वैल्यू, उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उस काम का कोई पैसा नहीं है. जहां पैसा मिल रहा है वहां वैल्यू मिल रही है, बट जहां पैसा नहीं मिल रहा वहां वैल्यू नहीं मिल रही. तो यही चीज है. बट मेन, बिकॉज दे गो आउटसाइड देयर हाउसेज, दे डू द वर्क, they are ready to take up women's work only if they are paid for it. आपने देखा होगा कि जो प्रोफेशनल शेफ होते हैं या बाहर जो क्लीनर भी होते हैं वो आदमी होते हैं.
घर का काम नहीं करेंगे, बट अगर कहीं पे पैसा मिल रहा है उसी चीज का तो वो खाना बनाने का काम या सफाई करने का काम भी कर लेंगे, वहां पर आदमी आपको ज्यादा दिख जाएंगे। बट जहां पे वैल्यू नहीं है, जहां पे रिकॉग्निशन नहीं है, वहां पर औरतें ही आपको दिखेंगी। तो ये ना एक सेक्सुअल डिवीजन है लेबर का, सेक्स के बेसिस पे लेबर को ही हमने डिवाइड कर दिया कि कौन क्या काम कर सकता है। तो यहां पर बच्चों वही एक आइडियल औरत कौन होती है, देखिए एक आइडियल औरत है तो यहाँ पर आइडियल व्यूअर हम देखते हैं, जैसे सीरियल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा कि कैसे वो बहू जो है बिल्कुल ऐसे दिखाई जाती है कि घर का भी सारा काम कर रही है, बिल्कुल पोलाइट होती है और बहुत ही समझदार, ऐसे करके आइडियल औरत को दिखाया जाता है ना, कि सबसे बहुत बहुत संस्कारी है, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, तो वैसे टाइप की चीजें। उसी के साथ अगर हम देखें टू द सोसाइटी, फैशन इंडस्ट्री ऑब्वियसली आइडियल रियलिटी, आइडियल हाउसवाइफ, इन लॉज के लिए आइडियल ब्राइड क्या है, जो दहेज लेकर आए, और है कि नहीं। और साथ ही में बच्चों यहाँ पर देखिए आइडियल एम्प्लॉय है टू द एम्प्लॉयर एंड टू द एम्प्लॉइज, मतलब एक औरत को आइडियल बनना है हर जगह, बेस्ट, परफेक्ट, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, दे आर नॉट दैट परफेक्ट, women आर नॉट दैट परफेक्ट, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन यही लगाई जाती है। अब बात यह है, क्योंकि महिलाओं को एक तरीके से बच्चों उतना रिकग्निशन मिला ही नहीं, और रिकग्निशन मिलना तो दूर की बात है, उनको हमारे समाज में, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिकग्निशन मिला ही नहीं कभी भी। पब्लिक लाइफ में तो उनको जाने ही नहीं दिया, और पब्लिक लाइफ में चलो आप जाने नहीं दे रहे, उनको काम नहीं भी करने दे रहे, बट एटलीस्ट वो इतना तो रखती हैं कि उनको आप बराबर अधिकार दो जितने आदमी को दे रहे हो, क्योंकि दोनों ही इंसान ही हैं, राइट। उनको बच्चों वो भी नहीं मिले। तो हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इक्वल राइट्स भी महिलाओं को नहीं मिल रही थी। राइट्स जो हैं वो सिर्फ आदमियों तक सीमित थे, स्पेशली द पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि वोट देने का अधिकार की बात हो गई, या फिर इलेक्शंस में पार्ट लेने का, नॉमिनेट होने का, इलेक्टेड असेंबलीज को होल्ड करने का, वो राइट भी उनके पास नहीं था। So women's role in the public life is minimal in most societies, और it used to be minimal in most societies। आज भी अगर आप देखोगे तो आपको महिलाएं जो है पॉलिटिक्स में काफी कम देखने को मिलेंगी। पहले तो थी नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, बट आज भी बहुत कम है। तो बहुत कम रोल विमेन का है इन द सोसाइटीज, इन द पब्लिक लाइफ। जेंडर इश्यूज वर रेज्ड इन पॉलिटिक्स, और इसी वजह से बच्चों ये जो जेंडर इश्यूज हैं, महिलाओं के रोल को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर महिलाओं को एटलीस्ट कोई रोल देने के लिए इन द पॉलिटिक्स, इन द पब्लिक लाइफ, तो इस वजह से जेंडर इश्यूज को पॉलिटिक्स में रेज किया गया, उठाया गया। Women in different parts of the world agitated for equal rights, demanded enhancing the political and the legal status of women। इन्होंने लीगल मतलब इक्वल राइट्स मांगे, अपने लिए लीगल स्टेटस मांगा, पॉलिटिकल स्टेटस को एनहांस करने की, बढ़ाने की मांग करी थी। और बच्चों यही जो सारी मूवमेंट्स थी जहां पर महिलाएं ये मांग कर रही थी कि जितने राइट्स आदमियों को मिल रहे हैं उतने हमें भी मिले, जो इक्वालिटी उनको मिल रही है वो हमें भी मिले, इन्हीं सब मूवमेंट्स का नाम था द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। दैट इज व्हेन फेमिनिज्म इमर्ज्ड। हम लोग फेमिनिज्म को आज के डेट में काफी नेगेटिव समझते हैं, काफी नेगेटिव आंकते हैं, बिकॉज सोसाइटी ने कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव बना दिया है। मैं ये नहीं बोलूंगी, बहुत से लोगों ने आज की डेट में, बहुत सी लड़कियों ने फेमिनिज्म को गलत मीनिंग दे दिया है, क्योंकि वो किसी भी चीज को फेमिनिज्म का नाम दे देते हैं। मतलब कि एक तरीके से वो बोलते हैं कि अगर लड़के रात के 4 बजे तक बाहर रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं ना, तो वो उसको फेमिनिज्म का नाम देते हैं। मतलब गलत चीजें, जो गलत चीजें आई थिंक किसी को भी नहीं करनी चाहिए, उन गलत चीजों पे करने पर वो कहते हैं अगर लड़के ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दैट इज सूडो फेमिनिज्म, दैट इज टोटली रॉन्ग, आई अग्री, बट दैट इज नॉट फेमिनिज्म। वो नाम भी गलत लोगों द्वारा दिया जा रहा है जिनको मीनिंग ही नहीं पता असली में फेमिनिज्म का। असली मीनिंग फेमिनिज्म का होता है बच्चों इक्वालिटी। फेमिनिज्म इज नथिंग बट फेमिनिज्म इज इक्वालिटी। एक टाइम पे जब दोनों ही जेंडर्स को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, तब ये कंसेप्ट आया था जहां पे महिलाओं ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ये मांग करी थी कि हमें भी आदमियों की तरह बराबर दर्जा दीजिए, जितने अधिकार उनको मिल रहे हैं उतने ही हमें भी दीजिए। और ये सिंपल सी मांग थी। दैट वाज द डिमांड ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, दैट इज व्हाट फेमिनिज्म इज। It is all about equality. So any person who believes in the equality of both the genders is a feminist, and who doesn't is not a feminist. अगर आप ये मानते हो कि आदमी बढ़कर हैं, औरतें कमतर हैं, तब आप फेमिनिस्ट नहीं हो। बट अगर आप ये मानते हो कि दोनों को ही बराबर राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, देन यू डेफिनेटली आर अ फेमिनिस्ट।
और ये जो सारी मूवमेंट्स हो रही थी जहां पर बराबर हिस्सा मांगा जा रहा था पब्लिक लाइफ में, दोज मूवमेंट्स वर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. दैट इज हाउ फेमिनिज्म इमर्ज्ड. ओके, बिल्कुल क्लियर है. अब यहां देखिए, political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. In some parts of the world, for example, in the Scandinavian countries such as Sweden, Norway, Finland, the participation of women in the public life is very high. तो बच्चों यहां पर बोला जा रहा है कि जब हमारे इस जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा गया, जब इस जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में व्यक्त करा गया, तो वो चीज काफी ज्यादा पॉजिटिव रही. वो पॉजिटिव क्यों रही? क्योंकि महिलाओं को जो अधिकार उससे पहले तक नहीं मिल रहे थे, इस एक्सप्रेशन ने महिलाओं को वो अधिकार दिलवा दिए. जब इस सवाल को रेज करा गया राजनीति में, तो महिलाओं को भी बराबर के अधिकार मिलने लगे. So that is how this was very very positive for women all around the world. तो हमें यहाँ पे क्या बात पता चली कि जब जेंडर इशू पॉलिटिक्स में आया, जब जेंडर इशू को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा गया है, तो दैट थिंग हैज बीन वेरी पॉजिटिव बिकॉज women got the rights that they were deprived of. ओके, अब देखिए वही बात हो रही है कि आज जो है औरतें, ऐसा नहीं है कि घर तक सीमित है, आज औरतें हर वो काम कर रही हैं जो आदमी पहले करा करते थे या जो कर रहे थे. यानी कि औरतें आज साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं. हर फील्ड में आपको अगर आदमी है तो औरतें भी देखने को मिल जाएंगी. चाहे प्रपोर्शन थोड़ा कम हो, बट हाँ देखने को तो मिल ही जाएंगी. ठीक है, तो एक टाइम पे जो चीजें महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती थी, अप्रोप्रिएट नहीं मानी जाती थी, आज वहां पर भी औरतें काम कर रही हैं. तो ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमने उनको पहुंचा दिया है वहां तक, क्या सॉर्ट ऑफ थोड़ी तो इक्वालिटी प्रोवाइड कर ही दी है, ऑल्दो उतनी ज्यादा भी नहीं, बट हाँ कर ही दी है. साथ ही में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इन सभी कंट्रीज में पब्लिक लाइफ के अंदर यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है. देयर पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी हाई इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. हमारे देश में नहीं है ऐसा, हमारे देश में नहीं है, बट इन कंट्रीज में है. तो अब बच्चों वही बात करते हैं, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज स्टिल अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में या फिर लॉज के मामले में हमने महिलाओं को बिल्कुल बराबर के अधिकार हमारे देश में दे रखे हैं. लेकिन वही बात है ना कि अधिकार देने से कुछ नहीं होता है. टिल द टाइम सोसाइटी की जो थिंकिंग है, जो सोच है, इसमें भी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, तब तक वो अधिकार भी उतने बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. तो वही बात है कि इन आवर कंट्री women still lag much behind men despite some improvement since independence and ours is still a male dominated patriarchal society. हमारे देश में आज भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है या लड़कियां बिल्कुल ही शोषण किया जा रहा है उनके साथ, ऐसा भी नहीं है. बहुत इंप्रूवमेंट आई ओवर द इयर्स. हम हर साल देखते हैं थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट आती रहती है विद न्यू लॉज कमिंग अप, या फिर जो इक्वालिटी दी गई है, हर किसी को बराबर माना गया है हमारे कानूनों के हिसाब से भी. बट स्टिल बच्चों वही बात है, सोसाइटी की थिंकिंग जब तक बिल्कुल ठीक नहीं होगी तब तक हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रहेगी, जहां पर कहीं ना कहीं जो आदमी है उनका प्रभुत्व देखा जाएगा, डोमिनेशन देखी ही जाएगी, और महिलाओं के साथ जो शोषण है वो थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा. ठीक है, तो देखिए इट्स अ पेट्रियार्की. पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ द मैन बेसिकली. कंसेप्ट यूज्ड टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन मोर देन विमेन एंड गिव्स देम पावर ओवर विमेन. आदमियों को ज्यादा पावर मिलती है, महिलाओं को कम, और आदमियों को ज्यादा वैल्यू भी करा जाता है. तो दैट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी. फेमिनिस्ट, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी आदमी या औरत जो कि बिलीव करते हैं इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड विमेन, कोई भी जो कि बराबर राइट्स में बिलीव करता है कि आदमी और औरत को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, वो एक फेमिनिस्ट है. हर किसी को होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, चलिए. अब बच्चों आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सोसाइटी बिल्कुल पेट्रियार्कल नहीं है, हमारी सोसाइटी बहुत आगे निकल आई है, आदमी जो है औरतों के मतलब औरतें जो है आदमियों के बिल्कुल बराबर हो गई हैं, और कोई डिसएडवांटेज, कोई डिस्क्रिमिनेशन औरतों को अब फेस नहीं करना पड़ता है. बट ये सवाल हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम खुद एक औरत नहीं है और हमने खुद वो डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करा. बिकॉज एवरी वुमन एट सम पॉइंट इन हर लाइफ हैज फेस्ड सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. उससे पूछ लो, बता देंगी वो. ठीक है, अब देखिए यहां पर हम आपको वही बताने वाले हैं कि कौन कौन सा डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन महिलाएं फेस करती हैं.
आज भी फेस करती हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आज भी हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। देखो, सबसे पहले इट इज द लिटरेसी रेट। अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं, व्हाट इज द लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट होता क्या है? लिटरेसी रेट होता है उन लोगों का प्रपोर्शन जो कि पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पढ़ना आता है, जिनको लिखना आता है, ठीक है, तो दैट इज द लिटरेसी रेट। अब बात यह आती है, सवाल यह आता है कि लिटरेसी रेट में क्या दिक्कत आ रही है। बच्चों, हमारे देश में अगर मैं आपको डेटा की ही बात करके बताऊं, तो जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से आई कैन से टोटल लिटरेसी रेट हमारा 74% है, ठीक है, तो टोटल लिटरेसी रेट हमारा कितना है? टोटल लिटरेसी रेट इज 74.04%, ये टोटल है। लेकिन वहीं पर अगर मैं मेल लिटरेसी रेट की बात करूं, मेल लिटरेसी रेट इज 82.14 अप्रोक्सीमेटली, एंड फॉर फीमेल्स का लिटरेसी रेट कम होगा कि ज्यादा? ऑब्वियसली कम है, 82.14 एंड 65.46%, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द लिटरेसी रेट। अब बात यह आती है कि अगर देश इतना ही आगे बढ़ चुका है और अगर इतनी ही इक्वालिटी लोगों के बीच में आ चुकी है, तो आज भी ये डिफरेंस मेल और फीमेल लिटरेसी रेट के बीच में क्यों देखने को मिलता है? क्यों लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जा रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत मेजर रीजन है बच्चों कि हमारी सोसाइटी में आज भी ये माना जाता है कहीं ना कहीं पर कि लड़का जो है वो परिवार का वंश है, वो आगे चल के पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगाओ, क्योंकि वो कल को हमारे साथ रहेगा और परिवार की मदद करेगा, है ना। लेकिन वहीं पे जो लड़की है, ये तो पराया धन है, इसको तो कल को हमें बड़ा करके इसकी शादी कर देनी है, तो क्या ही फायदा है इसको पढ़ा लिखा कर, है ना, क्या ही फायदा है उसको स्किल्स गेन कराकर, राइट। तो ये एक सोच है जो कि पता नहीं क्यों ही वो सोच है, मेरे को समझ में नहीं आता है बच्चों, लेकिन ये एक सोच है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में आज भी बहुत सी लड़कियां, चाहे प्राइमरी एजुकेशन करा भी दी जाती हो, फिर उनको निकलवा दिया जाता है स्कूल से, बहुत ड्रॉप आउट रेट उनका ज्यादा रहता है। और अगर लड़कियां सॉर्ट ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन कर भी लेती हैं, हायर स्टडीज उनको इतनी ज्यादा नहीं कराई जाती, क्योंकि वही पेरेंट्स प्रेफर कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा खर्च करें, लड़की की पढ़ाई लिखाई में उतने वो इंटरेस्टेड रहते नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज लड़कियों के लिए भी इंडिपेंडेंट होना लाइफ में उतना ही ज्यादा जरूरी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जितना लड़कों के लिए है। और कल को माँ बाप की सेवा लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है, उतनी कैपेसिटी दोनों में ही है। नेक्स्ट चीज आती है, प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। तो जो हाईली पेड वैल्यूड जॉब्स है, जहां पे ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जहां पे ज्यादा पैसा मिलता है, वहां पर भी महिलाएं लड़कों से कम है। क्यों मैम? क्योंकि लड़कियों का दिमाग उतना तेज नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इमेच्योर थिंग टू एक्चुअली से एंड थिंक ऑफ, बिकॉज ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमारे समाज में आज भी हाईली पेड वैल्यूड जॉब्स में जाने के लिए क्या है? स्किल्स लगती हैं। अब स्किल्स अगर आप किसी को गेन ही नहीं करा रहे, तो वो इंसान वहां तक पहुंचेगा कैसे? अगर आप लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बीच में छुड़वा दे रहे हो, या फिर उनको उतना स्किल्स गेन करने का मौका ही नहीं दे रहे लाइफ में, तो हाउ विल दे रीच देयर? तो वही बात है कि उनको उतनी स्किल्स गेन ही नहीं करवा पा रहे जितनी लड़के कर रहे हैं, और लड़के करके वहां जा रहे हैं बट लड़कियां नहीं जा पा रही, तो एक वो दिक्कत है। नेक्स्ट है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। इस चीज को हालांकि लीगली बैन कर दिया गया है भारत देश में, लेकिन स्टिल बच्चों लोगों के अंदर पता नहीं, हम बोल सकते हैं कि क्या ही दिक्कत है, क्या ही उनकी सोच है कि आज भी ये चीज इलीगली लोग करवाते हैं, विच इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, मतलब टोटली कंडेम्ड। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। अब होता क्या है कि पहले लोग क्या कराते थे, पहले क्योंकि ये चीज लीगल थी तो लोग आइडेंटिफाई करवा लेते थे कि उनका जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। एंड अगर लड़की होती थी, अगर उनको ये पता चलता था, तो वो उसको गर्भ में ही मार देते थे। और ये चीज काफी लंबे समय तक प्रॉब्लम थी, बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, बिकॉज पीपल प्रेफर टू हैव सन्स ओवर डॉटर्स। उनको चाहिए हमारा बेटा पैदा हो जाए, एक ऑब्सेशन है कि बेटा पैदा करना है, बेटी तो सर पे बोझ है, उसको पैदा नहीं करना है। इसी वजह से एक सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है वो कराया जा रहा था, फीमेल फीटिसाइड करा जा रहा था हमारे देश के अंदर। ऑल्दो इसको लीगली बिल्कुल बैन कर दिया गया है, बट आई थिंक स्टिल
स्टिल दिस इज हैपनिंग, आई नो, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग विच इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। पहले ही मार दे रहे हो, आने ही नहीं दे रहे, नाना इस देश लाडो, है ना, एक शो भी आता था। Also, along with that, reports of various kinds of harassment, exploitation, violence against women has been reported, और डेली ही हमारे न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में डेली आपको सुनने को मिल जाएगा। कोई नई चीज़ नहीं है। कोई लड़की दहेज नहीं लेकर आई, उसके साथ उसके ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं। रेप केसेस हो गए हमारे ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। अभी रिसेंटली बहुत ही ब्रूटल कोलकाता रेप केस हमने सुना था, ठीक है। हरासमेंट, बहुत बारी टॉर्चर जो है लड़कियां झेलती हैं, डोमेस्टिक हरासमेंट हम बोल सकते हैं, सेक्सुअल वायलेंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कम टू हियर ऑफ, एंड ये सारी चीजें ऑन अ डेली बेसिस हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी जो सिनेरियो हमने अभी देखा, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लड़कियां हैं वो आज के टाइम में भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आज भी कर रही हैं। तो सोसाइटी जितनी आगे बढ़ गई थी, हमने सोचा था, उतनी आगे बढ़ी नहीं है। आज भी हम लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सोच के बदलने की जरूरत है सभी लोगों के लिए। जब तक वो सोच नहीं बदलेगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे कितने भी राइट्स, कितने भी लॉज, कुछ भी लेकर आ जाओ। नाउ बच्चों, एक तरीके से एक इंप्रूवमेंट लाई गई थी, दैट वाज द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट को लाया जाता है 1976 में। इसका यही मतलब है कि अगर दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, एक आदमी भी उतना ही काम कर रहा है और एक औरत भी उतना ही काम कर रही है, तो दोनों को बराबर दिहाड़ी दी जाएगी, बराबर पैसा दिया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सेम काम करने पे आदमी को ज्यादा पैसा मिल रहा है, औरत को कम, विच वॉज अनफेयर, है ना, बहुत अनफेयर था। दैट इज वाई इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क की बात इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ने करी। विमेन वर पेड लेस देन मेन इवन व्हेन दे बोथ डिड एग्जैक्टली द सेम वर्क, सो दैट इज वाई इस एक्ट को लाना पड़ा, ताकि दोनों को सेम काम का बराबर पैसा मिल सके। अर्बन एरियाज में भी दे हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर विमेन। शहरों में भी बच्चों, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही सारी चीजें हो रही है, वहां पर ही शोषण किया जा रहा है, शहरों के अंदर भी शोषण बराबर का हो रहा है। दे आर वेरी अनसेफ फॉर विमेन, नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम। चलो बाहर तो निकलना अनसेफ है ही, घर में भी महिलाएं सेफ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत बारी पीटा जाता है, हैरेस करा जाता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी रिपोर्ट करे जाते हैं। तो ये सारे अन्याय तो हो ही रहा है। उसी के साथ लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का देखने को मिल रहा था, बट हमारे देश का क्या, यहां पर औरतों का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में कितना है, चलिए देखते हैं। In India, the proportion of women in legislatures, the elected bodies, has been very, very low. It has been very low. For example, the percentage of elected women members in the Lok Sabha has crossed 10% of its total strength for the very first time in 2009. बोला जा रहा है लोक सभा में टोटल स्ट्रेंथ में 10% से ज्यादा क्रॉस पहली बारी करा है महिलाओं का नंबर इन 2009। शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहां पे 5% से भी कम शेयर है महिलाओं का। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। India is behind the averages for several developing countries of Africa, Latin America. In the government, cabinets are largely all male dominated, even when the woman becomes a chief minister or the prime minister. अगर एक महिला कोई सीएम या पीएम भी बनती है तो भी सारी कैबिनेट मेल डोमिनेटेड ही रहती है। तो इक्की दुक्की महिलाएं ही आपको दिखेंगी, बाकी सारे आदमी ही आपको दिखेंगे, और इंडिया काफी पीछे आता है बाकी डेवलपिंग नेशंस के भी व्हेन इट कम्स टू विमेन बीइंग अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है, फिर अमेरिका, यूरोप, सब सहारन अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, अरब स्टेट्स, एंड इंडिया उससे भी कम। तो वर्ल्ड के एवरेज में इंडिया बहुत ही कम आ रहा है बच्चों। दैट एक्चुअली मीन्स कि वी नीड टू लुक इनटू दिस मैटर कि व्हाई आर विमेन नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, व्हाई इज इट मेल डोमिनेटेड, इट शुड नॉट बी। सरकार जो है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बच्चों, वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं फॉर द इंटायर कंट्री, और पूरे देश के लिए नतीजे लेने के लिए सिर्फ आदमियों की जरूरत नहीं है, वहां पर फीमेल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, पर महिलाएं तो हैं ही नहीं, तो क्या होगा फिर। तो यही वाली चीज है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एटलीस्ट हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहां पर बच्चों एक अमेंडमेंट आई थी
जिसके बाद हमने देखा था कि 1/3 सीट्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई थी। 1/3 सीट्स उनको दे दी थी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन, 33% उनको मिनिमम दे दिया गया था। बट हमारे लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था और बहुत लंबे समय तक जो विमेन रिजर्वेशन बिल था वो भी पार्लियामेंट में पेंडिंग था। तो आपकी बुक में ना थोड़ा पुराना डेटा है जहां पे आज भी यही लिखा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल इज पेंडिंग फ्रॉम दिस मेनी इयर्स। बट हाँ जी, 27 साल तक बच्चों विमेन रिजर्वेशन बिल के अनाउंस होने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद इन द पार्लियामेंट, लोकसभा ने इसको पास करा है ऑन September 20 बिल विद नियर यूनानिमिटी। तो लास्ट ईयर की बात है, ये लास्ट ईयर को सितंबर 20 को इस बिल को पास करा गया। यूनानिमिटी का मतलब होता है कि सभी ने कंसेंट दिया हाँ जी करके कि पास करो। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो है 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करी जाएगी टू विमेन इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में 1/3 रिप्रेजेंटेशन या रिजर्वेशन जो है महिलाओं को अब दी जाएगी। इसको बस लागू करना रह गया है, ये बिल पास हो गया है जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि हम जो एक तरीके से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन में इतनी कमी थी, आदमियों ने सारी पोजीशंस को डोमिनेट करके रखा था, ऑक्यूपाई करके रखा था। नाउ वी एटलीस्ट हैव 1/3 रिजर्वेशन फॉर द विमेन और जो उनका पॉपुलेशन है हमारी लेजिस्लेचर में वो बढ़ता हुआ हमें दिखने वाला है कुछ समय में। ओके, नाउ जेंडर की बात बच्चों यहां पर आकर हो जाती है खत्म। तो हमने देखा यहां पर कि जेंडर डिवीजन जो है, जो डिवीजन एक क्रिएट हुआ है, पहली बात तो जेंडर है ही एक अननेचुरल एंड अनचेंजेबल नहीं है, चेंजेबल डिवीजन है। और इसी डिवीजन के बेसिस पर हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा एक बड़ा डिवाइड क्रिएट हुआ। और हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की बात करी, हमने जो डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं को फेस करना पड़ता है उसकी बात करी, लेजिस्लेचर में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखा, ये सारी बातें हमने कर ली हैं। बट हमें जो एक चीज यहाँ पे समझ में आई वो ये थी कि जब जेंडर को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा गया तो वो चीज काफी पॉजिटिव रही है। याद रखिएगा इस चीज को, व्हेन जेंडर वाज expressed in politics, it has been a positive expression. But now we will move on towards religion. और हम देखेंगे कि अगर रिलीजन जो है, जो धर्म है, अगर उसको पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है तो क्या वो चीज पॉजिटिव रहती है या क्या वो चीज नेगेटिव रहती है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो यहां पर बच्चों अब हम रिलीजन की बात करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के पार्ट 2 पर हम लोग आ गए हैं। बेसिकली हमको रिलीजन, कम्युनलिज्म की भी बात करनी है एंड पॉलिटिक्स की बात करनी है। धर्म से ही रिलेटेड है कम्युनलिज्म। बहुत बारी ना लोगों को एक कंफ्यूजन होती है दो शब्दों के बीच में। एक शब्द होता है कम्युनिज्म और एक शब्द होता है कम्युनलिज्म, LISM, है ना, कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म। बच्चों कम्युनिज्म जो है ये मार्क्सिस्ट वाली आइडियोलॉजी को बिलोंग करता है, लेकिन हम जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं, कम्युनलिज्म शब्द का मतलब होता है जब आप अपने धर्म को ही सबसे ज्यादा सुपीरियर मानते हैं और उसके आगे किसी और चीज को नहीं देखते हैं। ठीक है, आपके लिए सिर्फ आपका धर्म ही है सब कुछ, ठीक है, लेकिन बाकियों का धर्म नीचा है, अपना धर्म ऊंचा है। जब आप इस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने लगते हैं तब हो जाती है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। ये भी एक आइडियोलॉजी है, ये भी एक विचारधारा है, बट इस विचारधारा से काफी ज्यादा प्रॉब्लम सोसाइटी में क्रिएट हो सकती हैं। चलो अभी देखते हैं क्या बात हो रही है, फिर समझेंगे। सोशल डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। ऐसा नहीं है बच्चों कि इंडिया में ही धर्म के बेसिस पे डिफरेंसेस हैं, वर्ल्ड वाइड ये डिफरेंसेस देखे जाते हैं। Unlike gender differences, religious differences are often expressed in the field of politics. और religious differences को express भी करा जाता है politics में। Government should take special steps to protect the following things. Political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार को कुछ special measures लेने चाहिए इन सब चीजों को protect करने के लिए। कौन सी चीजें हैं पहले पढ़ते हैं। गांधी जी used to say that religion can never be separated from politics. बच्चों गांधी जी ऐसा बोलते थे कि आप धर्म और राजनीति को अलग नहीं कर सकते। अब उनका किसी स्पेसिफिक धर्म से मतलब नहीं था यहाँ पे कि हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, नहीं। गांधी जी का ये मानना था कि हर एक धर्म कुछ वैल्यूज सिखाता है
और वो वैल्यूज बहुत ज्यादा सिमिलर होती हैं हर धर्म के अंदर ही, है ना। बस मतलब वही है कि भगवान अलग है बट भगवान तक पहुंचने का रास्ता एक है। तो वो जो सारी चीजें हैं, जो वो वैल्यूज हैं जो आपको डिफरेंट रिलीजन सिखाते हैं, उन वैल्यूज की मदद लेकर आप पॉलिटिक्स में आओ, मतलब वो वैल्यूज आपको गाइड करें पॉलिटिक्स में, वैसा गांधी जी बोलते थे। ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक धर्म के लिए बोलते थे, वो कहते थे कि जो डिफरेंट रिलीजन्स जो रिलीजियस वैल्यूज सिखाते हैं, दोज वैल्यूज शुड गाइड द पॉलिटिक्स, ठीक है। दैट इज व्हाट ही मेंट बाय दिस। नेक्स्ट चीज है, विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर द पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारे देश में जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं, यानी कि धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, तो ज्यादातर लोग जो उस दंगों में बहुत ही ज्यादा तरीके से जिनका शोषण करा जाता है, वो विक्टिम्स कौन से होते हैं? वो विक्टिम्स होते हैं फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी कि जो धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक लोग हैं वही विक्टिम होते हैं। साथ ही में women have also argued that the family laws of all religions discriminate against them. महिलाओं ने भी ये बोला है कि जो धार्मिक लॉज होते हैं, जो फैमिली लॉज होते हैं, हर धर्म के अलग होते हैं, वो लॉज भी कहीं ना कहीं महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं। जैसे कि बच्चों, ये धर्म का ही एक लॉ था जो सती प्रथा चलती आती थी, है ना। और हिंदू धर्म के अंदर क्या था, एक और चीज थी कि विडो रीमैरिज अलाउड नहीं था, कि अगर एक विधवा है तो वो वापस शादी नहीं कर सकती, इट वॉज नॉट अलाउड। तो ये धार्मिक लॉज ही थे और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी थे, बिकॉज इट वॉज डिफरेंट फॉर वुमेन, डिफरेंट फॉर मेन। लड़कों के लिए सही है, इफ मतलब अगर किसी लड़के की बीवी मर जाती है तो वो मैरी कर सकते हैं फिर से, दे कैन रीमैरी, बट अ वुमन इन द सेम पोजीशन कैन नॉट डू दैट। और सती प्रथा तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। तो महिलाएं कहीं ना कहीं बोलती है कि जो फैमिली लॉज है रिलीजियस, ये काफी उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कि इस्लामिक धर्म में ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रथा थी, अब तो हटा दिया गया है उसको, लेकिन ट्रिपल तलाक जैसी जो प्रथा थी वो भी बच्चों काफी गलत थी। इट वाज ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन। तो महिलाएं यही आर्ग्यू करती है। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए। अगर बच्चों किसी भी धर्म के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो सरकार को घुसना ही पड़ेगा, चाहे वैसे सरकार बिल्कुल अलग रहे धर्म से, लेकिन अगर धर्म के नाम पे कोई गलत चीज हो रही है, देन द गवर्नमेंट हैज टू एंटर इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट एंड इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी, या फिर एक इक्वालिटी लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार हैज टू एंटर, ठीक है। चलो, तो ये तो एक जनरल बात हो गई, बट नाउ लेट अस कम टू व्हाट कम्युनलिज्म एक्चुअली इज। चलिए, अब ये जो चीज है ना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनिएगा। Communalism is a situation when a particular community tries to promote its own interest at the cost of the other communities. It is based on the idea that religion is the principal basis of a social community. बच्चों, कम्युनलिज्म कुछ नहीं है। कम्युनलिज्म, क्योंकि इसके आगे एक इज्म आ रहा है, तो इट इज एन आइडियोलॉजी। ये एक विचारधारा है, और एक ऐसी विचारधारा है जो ये मानती है कि आपका जो धर्म है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। मतलब कि आपके धर्म के आगे कोई दूसरा धर्म नहीं आता है। मेरे को सिर्फ अपने धर्म के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, चाहे उसके लिए बाकी धर्मों की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तो वो वाली चीज आ जाती है, यू आर ओनली प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर रिलीजन, दैट इज द थिंकिंग, कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए करना है जो करना है, बाकी धर्मों के लिए कुछ नहीं करना, उनको डिसरिगार्ड करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, कम्युनल आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं वो ये भी मानते हैं कि रिलीजन is what has made the society, principal basis of a society, कि धर्म से ही समाज बना है, धर्म से ही समाज बना है, आपने धर्म को हर चीज मान लिया है। और जो कम्युनल थिंकिंग के लोग होते हैं, हाउ दे थिंक, हाउ अ कम्युनल माइंड थिंक्स, लेट्स ऑल्सो लुक एट दैट। कम्युनल माइंडसेट बोलता है कि द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, कि अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं सपोज, तो आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर आप मुस्लिम हो तो अलग कम्युनिटी, अगर आप क्रिश्चियन हो तो अलग कम्युनिटी, अगर आप सिख हो तो अलग कम्युनिटी, ठीक है। तो जो भी एक धर्म के लोग हैं, पहली बात तो वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। क्योंकि एक ही समुदाय को क्यों बिलोंग करते हैं? बिकॉज उनके इंटरेस्ट सेम है, जिस तरीके से वो सोचते हैं, जो वो चाहते हैं, हर वो चीज सेम है। तो जितने हिंदूज हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम है, दैट इज वाई दे बिलोंग टू अ सिंगल कम्युनिटी। People who follow different religions can't belong to the same community. अलग धर्म के लोग, मतलब हिंदू मुसलमान एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते, या मुसलमान क्रिश्चियन एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते, नहीं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट ही सेम नहीं है, तो यू कैन नॉट बिलोंग टू वन कम्युनिटी।
सिर्फ जो एक धर्म के लोग हैं वो एक कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम है, और क्योंकि उनके आपसे अलग हैं तो आपकी कम्युनिटी अलग है। यहां तक समझ में आई बात? एक धर्म के लोग एक कम्युनिटी में, बाकी धर्मों के उनकी अलग कम्युनिटी। कोई भी दो धर्म के लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते। नेक्स्ट, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर सुपरफिशियल एंड इममटीरियल। जो अलग अलग धर्म के समुदाय हैं, जो अलग धर्म की कम्युनिटीज हैं, वो सुपरफिशियल है, नकली है, इममटीरियल है। मतलब सिर्फ हमारा धर्म जो भी बात कर रहा है कम्युनल माइंडसेट से, वो कह रहा है सिर्फ जो हमारे धर्म के लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वही सही है। बाकी धर्म जो है वो सुपरफिशियल है, इममटीरियल है, किसी काम के नहीं है, नकली है, इममटीरियल है, ऐसे सोचते हैं। देयर इंटरेस्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरे धर्म के लोगों के साथ हमारे इंटरेस्ट कभी मैच नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। एंड भलाई इसी में है कि हम लोग एक देश का हिस्सा बन के ना रहें, क्योंकि दो धर्म के लोग कभी भी एक देश में इक्वल सिटीजन्स की तरह नहीं रह सकते, ऐसा कम्युनल माइंडसेट बोल देता है। आई होप ये बात सभी को क्लियर होगी कि कम्युनल माइंडसेट की थिंकिंग है कैसी। मतलब कि वो एक तो ये बोल रहे हैं कि धर्म से ही समाज बना है, हमारा धर्म सबसे सुपीरियर है, बाकी सबके इंफीरियर है। साथ ही में वो ये भी बोल दे रहे हैं कि जो हर कम्युनिटी के लोग हैं, वो मतलब जो हर रिलीजन के लोग हैं, वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम है। अलग रिलीजन, अलग कम्युनिटी, ये कम्युनिटी साथ में कभी नहीं रह सकती क्योंकि इनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। एंड दैट इज व्हाई दे शुड नॉट लिव एज अ पार्ट ऑफ वन नेशन एज इक्वल सिटीजन्स, बिकॉज दे कैन नॉट लिव लाइक दैट। अब ऐसा आप लोग मानते हो, हम तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन जो कम्युनल माइंडसेट है वो इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी को नहीं मानता। वो सोचता है कि डिसयूनिटी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कभी भी साथ में अलग अलग कम्युनिटीज नहीं रह सकती। अब देखो बच्चों, स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश। अब जब इसी कम्युनल थिंकिंग के लोग अगर पावर में आ जाएं या फिर पावर गेन करने की कोशिश करें तो क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जब स्टेट पावर यानी कि सरकारी पावर का इस्तेमाल करा जाता है टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, व्हेन कम्युनलिज्म इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। बच्चों, बहुत बारी स्टेट पावर को यूज करा जाता है, यही जो लोग हैं कोशिश करते हैं कि इनके धर्म के लीडर्स की सरकार बन जाए ताकि अपने धर्म की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर सकें, बट दैट कुड टर्न इनटू समथिंग व्हिच विल बी वेरी वायलेंट, वेरी chaotic, एंड इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ राइट्स आल्सो। तो देखिए, कम्युनलिज्म अगर पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करा जाता है, कौन कौन से फॉर्म्स कम्युनलिज्म ले सकता है, अगर कल को कम्युनल लीडर्स आ गए तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। फर्स्ट, मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, सुपीरियोरिटी ऑफ वन्स रिलीजन ओवर द अदर रिलीजन्स। सबसे पहली चीज है कि ये जो कम्युनल थिंकिंग है ये शुरू होती है आपके माइंडसेट से, दिमाग से, है ना? दिमाग से इसलिए चालू होती है क्योंकि एक कम्युनल माइंडसेट हमेशा एक प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले से जो आप प्री कंसीव्ड नोशन अपने दिमाग में बिठा लेते हो। आप दूसरे को जानते नहीं हो, लेकिन पहले से आप अज्यूम करने लग जाते हो कि ये तो ऐसा ही है ना? जैसे आप किसी इंसान को रोड पे आपने देख लिया या किसी पार्टी में किसी को देख लिया, आपने देखा यार ये तो ना मेरे को काफी रूड और एरोगेंट लग रही है, चाहे आपने अभी तक उससे बात नहीं करी है, लेकिन आपने पहले से एक प्री कंसीव्ड नोशन या फिर प्रिजम्पशन बना के रख लिया कि ये तो ऐसे ही है। वैसा ही बच्चों कुछ लोग करते हैं कि वो, जैसे कोई मुस्लिम धर्म का है, वो सोच रहा है कि हिंदू तो ऐसा ही है, वो पहले से ही उसके बारे में सोच के रख रहा है कि ये तो ऐसे ही होते हैं, है ना? तो एक नोशन आपने बना के रख लिया, कुछ स्टीरियोटाइप्स आपने उनके साथ जोड़ दिए जो कि नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं कि ये ऐसे ही होते हैं, सॉर्ट ऑफ वैसे स्टीरियोटाइप्स। एंड हमेशा एक कम्युनल माइंडसेट सोचेगा कि उनका जो रिलीजन है वो बाकी सबसे सुपीरियर है। अब मैं आपको ना एक चीज बहुत क्लियर कर देती हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर क्योंकि रिलीजन और कास्ट भी अभी पढ़ाऊंगी तो बहुत बारी मैं एग्जाम्पल्स लेकर कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कोई ना कोई एग्जाम्पल कास्ट का या रिलीजन का हम लेते रहेंगे। इसको अपने दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे पता है कि बहुत बच्चे समझदार हैं, बट स्टिल मैं जानती हूँ कि हमारे इंटरनेट पे काफी सारा क्राउड है और कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पर किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कुछ नेगेटिव कुछ बोल रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ हम क्योंकि कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई ना कोई हमें नाम लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम बस रैंडमली कुछ भी नाम ले दे रहे हैं।
उसका कोई भी दिल से लगाने का मतलब नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, लिसन टू इट एंड इग्नोर इट, ओके? हम लोग एसएसटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारा दिमाग काफी ब्रॉड और खुला होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में वी शुड नॉट बिकर अबाउट सच थिंग्स। चलिए नाउ, तो यहां पर वही वाली चीज है, प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स बना लेना या फिर एक सुपीरियोरिटी कंसिडर करना कि हमारा धर्म तो सबसे सुपीरियर है, बाकी किसी का धर्म नहीं आता हमारे धर्म के आगे, तो यहां से शुरू होता है। दूसरी चीज आती है कि कम्युनल माइंड कैन ऑफन लीड टू पॉलिटिकल डोमिनेंस थ्रू रिलीजन। एक कम्युनल माइंडसेट हमेशा ये सोचेगा कि यार मैं पावर कैसे गेन करूं अपने धर्म के लोगों के लिए, तो उसके लिए मुझे पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए, मुझे सरकारी पावर चाहिए, आई वांट बी द गवर्नमेंट एंड आई वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। अब यहां पर बात ये आएगी कि जो मेजॉरिटी है, जो लोग बहुसंख्यक रूप में मौजूद है, जिनका रिलीजन मेजॉरिटी में है, वो कोशिश करेंगे कि वो गवर्नमेंट पावर हासिल करें और देश में एक मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस लेकर आए, अपने धर्म की सुप्रीम उसको कंसिडर करवा दे, डोमिनेंस उसकी स्टैब्लिश कर दे अपने धर्म की, ठीक है? बट वहीं पर जो माइनॉरिटी होगी, अब माइनॉरिटी सरकार की पावर तो कैप्चर नहीं कर पाएगी, तो माइनॉरिटी अगर कम्युनल माइंडसेट की होगी तो माइनॉरिटी हमेशा ये सोचेगी कि मुझे एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाना है, यानी कि देश से अलग होना है। अलगाववाद की जो भावना है वो माइनॉरिटी के अंदर आएगी अगर वो कम्युनल माइंडसेट के होंगे, और अगर मेजॉरिटी रिलीजन कम्युनल माइंडसेट का होगा तो वो हमेशा पॉलिटिकल पावर गेन करके अपने रिलीजन की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की बात करेगा। दोनों ही चीजें गलत है। मेजॉरिटी का कम्युनल माइंडसेट पॉलिटिकल पावर को गेन करके डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने वाली बात भी गलत है, और माइनॉरिटी का कम्युनल माइंडसेट जहां पर वो देश से अलग होकर एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, वो भी गलत है, राइट? बट दिस इज द सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इज मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, सेक्रेड सिंबल्स, लीडर्स, इमोशनल अपील्स का इस्तेमाल करना। अब देखो, थर्ड चीज है कि आप क्या करते हो, अपने धर्म का इस्तेमाल करते हो अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करने के लिए। जैसे हिंदू धर्म के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कर नहीं रहे, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि सपोज आप क्या कर रहे हो कि सेक्रेड सिंबल्स का इस्तेमाल करने लग जाओ, ओम हो गया, कुछ भी हो गया, रिलीजियस लीडर्स को, पंडित वगैरह को ले आओ, लोगों का क्योंकि बहुत सेंटिमेंट होता है पंडित वगैरह से, तो वो इसी सेंटिमेंट में बहकर वोट दे दें, या फिर इमोशनल अपील, धर्म, हमारे धर्म का ये इतिहास था, हमारे धर्म का ये धर्म टूट रहा है, बिखर रहा है, ऐसी ऐसी बातें करके लोगों के अंदर वो अपील उनको करना, उनके सेंटिमेंट्स को अपील करना, इमोशनल अपील करना, और उन सभी वोटर्स को साथ में लेकर आना, बच्चों, एक रिलीजन के फॉलोअर्स को इकट्ठा करना इमोशनल अपील करके धर्म के नाम पर, दैट इज येट अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। एंड जो लास्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम लोग देखते हैं समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रायट्स एंड मैसेकर। सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म जो कि कम्युनलिज्म ले लेता है, दैट इज द फॉर्म ऑफ कम्युनल रायट्स, मैसेकर एंड वायलेंस। यानी कि धर्म के नाम पे जब दंगे होते हैं, धर्म के नाम पे जब लोगों को काटा पीटा जाता है ना, धर्म के नाम पे जब एक तरीके से दंगे हैं, हिंसा हो रही है, मैसेकर हो रहा है, तो दिस इज द मोस्ट अगली फॉर्म। और बच्चों, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए थे, वही हिंदू मुसलमान के बेसिस पे जब अलग हुए थे, तो वर्स्ट कम्युनल रायट्स उस टाइम पे हमने देखे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। तो देखिए, कम्युनल माइंडसेट से कभी भी किसी का भला नहीं हो पाएगा, ये तो बात है। और अगर यही कम्युनल चीज पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करी गई, तो दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। तो बच्चों, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि रिलीजन को हम लोगों ने जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा, तो इट हैज बीन वन ऑफ द वेरी नेगेटिव थिंग्स। ये बहुत नेगेटिव रहा। जेंडर को एक्सप्रेस करना पॉजिटिव रहा क्योंकि उससे महिलाओं को अधिकार मिले, उससे महिलाओं को एम्पावर करा गया, बट रिलीजन को जब एक्सप्रेस करा गया तो इट हैज बीन वेरी वेरी नेगेटिव, बिकॉज यहां पर एक्सप्रेस करने से कहीं ना कहीं एक दरार पैदा हो रही है समाज के अंदर, और किसी की डोमिनेंस, किसी की सुपीरियोरिटी की वजह से बाकी लोगों का बहुत बुरा होगा उनके साथ में, है ना, राइट्स होंगे, अल्टीमेटली भाई राइट्स, मैसेकर, वायलेंस, ये सारी चीजें होंगी, तो किसी का भला हो नहीं पाएगा। ओके, सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। और अब जरा बात करते हैं हमारे देश के बारे में कि हमारा देश इस चीज से डील कैसे करता है। सभी को पता है कि भारत देश एक सेक्युलर देश है बच्चों, यानी कि एक धर्म निरपेक्ष देश है।
हमारे देश में किसी भी धर्म को ना तो ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है, ना किसी धर्म को कोई तवज्जो दी जाती है, सुपीरियॉरिटी दी जाती है, नहीं। सभी धर्मों को बराबर देखा जाता है, सभी धर्म के लोगों को बराबर तोला जाता है। ऑल्दो पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, बट उसके बाद भी बच्चों हमारे देश में ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। देखिए, सेक्युलरिज्म ये जो शब्द है, पहली बात तो संविधान में भी इसको थोड़ा बाद में ऐड करा गया था। इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द पावर ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पावर ऑफ द स्टेट। सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब होता है कि आपका जो स्टेट है, यानी कि जो आपकी सरकार है, और जो आपका रिलीजन है, जो आपका धर्म है, वो दो सेपरेट चीजें हैं, वो दो अलग चीजें हैं। ठीक है, क्या है वो दो अलग चीजें हैं। अब देखो, there is no official religion for the Indian state. Our constitution does not give a special status to any religion. हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बच्चों, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस। ना तो कोई ऑफिशियल रिलीजन है, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई स्पेशल स्टेटस दे रखा है, तवज्जो दे रखी है। साथ ही में इट प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन और टू नॉट फॉलो एनी। नॉट फॉलो एनी, नीचे लिखा है फॉलो एनी। ठीक है, मतलब कि बच्चों हमारा संविधान एक तरीके से सभी लोगों को, सभी समुदायों को ये आजादी देता है कि आप जिस भी धर्म को मानना है उसको मानिए, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, हर चीज करो। और अगर आपको किसी भी धर्म को नहीं भी मानना, यू डोंट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन, देन यू आर आल्सो फ्री टू डू दैट। रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है रिलीजन के बेसिस पर। इट अलाउज स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट पावर और रिलीजन अलग है। हर किसी को आजादी है कि वो किसी भी रिलीजन को माने, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसको प्रोफेस करे, प्रोपोगेट करे, फैलाए। ठीक है, जबरदस्ती नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं भी मानना है धर्म तो मत मानो। साथ ही में धर्म के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं आप कर सकते, उसको प्रोहिबिट करा गया। प्लस एक लास्ट चीज ये बोली गई है कि अगर इक्वालिटी इंश्योर करनी है, अगर समानता को इंश्योर करना है, और अगर उस समानता के लिए स्टेट जो है उसको इंटरफेयर करना पड़े तो करो। मतलब कि बच्चों अगर किसी धर्म के नाम पे ट्रिपल तलाक जैसी या फिर सती प्रथा जैसी या फिर ऐसी गलत चीजें चल रही हैं, तो वहां पर तो सरकार को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा ना, इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। तो तब सरकार धर्म में जरूर घुसेगी, नहीं तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब किसी के राइट्स पर हमला होगा, जब किसी के साथ नाइंसाफी होगी, तब सरकार को वहां पर इंटरवीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट को इंटरवीन करना रिलीजियस मैटर्स में, इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए, समानता को बरकरार रखने के लिए। एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आज जैसे हमारे देश का है, इट इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन काफी नहीं है। काफी क्यों नहीं है कम्युनलिज्म से डील करने के लिए? क्योंकि बच्चों सिर्फ लिख देने से, सिर्फ बोल देने से चीजें नहीं हो जाती हैं। चीजें यहां से होती हैं। ये जो आपका दिमाग है ना, जब तक ये जो है आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक सोसाइटी पीछे ही रहेगी। चाहे कितने राइट्स दे दो, कितनी चीजें लिख दो, बोल दो, हर चीज कर दो, लीगली भी कर दो, लेकिन टिल द टाइम योर ब्रेन हैज नॉट प्रोग्रेस्ड, नथिंग कैन चेंज। तो यहाँ वही बात हो रही है कि एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी तो है, बट काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कम्युनलिज्म के साथ डील करने के लिए या फिर सेक्युलरिज्म को पूरे तरीके से लाने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं। दिस चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। तो वो रॉकिंग चेयर ही है, चेयर जो बहुत ज्यादा हिलती है ना, जो आगे पीछे होती है। तो ये ना चेयर पे हर रिलीजन का सिंबल बना दिया, ओम बना दिया, एक क्रॉस बना दिया, सिख रिलीजन का सब बना दिया, और फिर बोला कि ये सीएम की चेयर है, और वो एक तरीके से चेयर डिपिक्ट करी कि सीएम काफी सेक्युलर है। बट बच्चों जहां सारे धर्म आ जाए तो वहां तो वो चेयर जो है हिलेगी ना, वो सीधी कैसे बैठेगी? तो तभी वो ऐसे लिखा है। चलिए, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग रिलीजन, नाउ वी कम टू द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 3 है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। बच्चों अब ना, अभी तक आपने देखा था कि जब हमने एक तरीके से एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन, देखो, unlike gender and religion, caste division is very special to India. In most societies, occupations passed on from one generation to another, but caste system is an extreme form of this. देखो यार,
अभी तक हमने देखा कि जेंडर को एक्सप्रेस करा गया तो वो चीज थी काफी पॉजिटिव, रिलीजन को एक्सप्रेस करा गया वो था काफी नेगेटिव। बट अब हम देखेंगे कि जब कास्ट को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा जाता है ना, रिलीजन को, जेंडर को एक्सप्रेस करना पॉजिटिव था, रिलीजन को एक्सप्रेस करना नेगेटिव था, कास्ट को एक्सप्रेस करना दोनों चीजें होंगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब जब हम जाति की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं बच्चों, दिस इज वन थिंग दैट इज यूनिक टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, ओनली इन इंडिया। क्यों? क्योंकि रिलीजियस बेस्ड डिफरेंसेस वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस वर्ल्ड वाइड देखे जाएंगे, लेकिन जो कास्ट है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वो जो डिवीजन है वो हमने ही बनाया था, हमारी सोसाइटी ने। वाओ, कितनी प्राउड फील करने वाली बात है ना? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ऑल्दो बिल्कुल प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, बट हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन जो है वो सिर्फ यहाँ क्रिएट हुआ है, सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। मोस्ट सोसाइटीज, मैक्सिमम सोसाइटीज में क्या होता है, ऑक्यूपेशंस को आप पास ऑन करते हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि अगर पापा टीचर है तो कल को बच्चा भी टीचर बन जाए, अगर पापा बैंकर है कल को क्या पता बच्चा भी बन जाए, पापा की दुकान है बच्चा आगे संभाल लेगा। बट कास्ट सिस्टम इसका एक काफी रिजिड फॉर्म था बच्चों। मतलब कि वो चीजें होती हैं कि पापा जो करते हैं बच्चा भी वही करेगा, बट कंपल्सरी नहीं होती। लेकिन कास्ट सिस्टम में वही चीज को एक कंपल्सरी चीज बना दी थी। यहां पर हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन होती थी, और ये जो डिवीजन था इट वाज सैंक्शनड बाय द रिचुअल्स। मतलब कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हो रहे हो तो आप पंडित ही बनोगे, आप कुछ और नहीं बन सकते। अगर आप क्षत्रिय फैमिली में पैदा हो रहे हो तो आपको वही, एक तरीके से वही लड़ाई वाला काम ही करना पड़ेगा, ठीक है, लड़ना वरना वो सब अस्त्र शस्त्र चलाने सीखने पड़ेंगे, आप कुछ और नहीं कर सकते हो। इट वॉज वेरी रिजिड, हेरिडिटरी स्ट्रक्चर था। एक तो हेरिडिटरी स्ट्रक्चर था, एक जाति को ऊपर फिर दूसरे को उसके नीचे, ऐसे करके सोसाइटी को बांटा गया था ऊंचे नीचे में। वो भी करा गया, हेरिडिटरी भी है, सॉरी एक तरीके से हम बोल सकते हैं हायरार्कल भी है और हेरिडिटरी भी है। हेरिडिटरी क्या हो गया, इट इज बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि आपके पापा जो करते हैं आप भी वही करते हो, फिर आपका बच्चा भी वही करेगा। तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन भी है और हायरार्की भी है, कि एक जाति ऊपर एक जाति नीचे, ऐसे करके आपने डिवाइड भी करा है सोसाइटी को। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। साथ ही में बच्चों चलो आपने 4 जातियां तो बना दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो आपने बना दिया, बट उसी के साथ आपने कुछ ऐसे लोग थे जिनको किसी भी कास्ट में शामिल ही नहीं करा, जिनको इतना अहम भी नहीं माना गया कि उनको किसी कास्ट का हिस्सा बनाया जा सके, तो उनको आउटकास्ट डिक्लेयर कर दिया कि ये तो किसी जाति में आते ही नहीं है। और उन लोगों के साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था, भेदभाव होता था, जिनको एक तरीके से अनटचेबल्स माना जाता था, अछूत माना जाता था। उन लोगों का, वो किसी भी चीज को टच कर दे तो उसको इम्प्योर मानते थे, वो कहीं से गुजर जाए तो लोग अपनी नजर फेर लेते थे। तो इस तरीके से उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, जो चीजें अपर कास्ट के लोग यूज कर सकते वो चीजें वो यूज नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत एक तरीके से ना गलत सिस्टम था। लेकिन विद टाइम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, जब आर्थिक विकास हुआ, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जब शहरीकरण हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे, लिटरेसी का ग्रोथ हुआ, एजुकेशन का ग्रोथ हुआ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, लोग अपनी ऑक्यूपेशंस को चेंज करने लगे, एक ही ऑक्यूपेशन तक सीमित नहीं रहे। तो ये जो ओल्ड नोशंस थे, जो पुरानी चीजें थी, कास्ट हायरार्की जो थी, ये भी चीज टूटने लगती है, वैसे नहीं रहती चीजें। साथ ही में बच्चों, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, laid foundations of policies to reverse the injustices of the caste system। साथ ही में हमारे संविधान के अंदर भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करा जाता है, बिल्कुल बैन करा जाता है, और फाउंडेशंस, नींव रखी गई, पॉलिसीज ऐसी बनाई गई ताकि जो भी अन्याय कास्ट सिस्टम के दौरान हुआ है उसको रिवर्स किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का माना जाता था, हायरार्की थी, ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे, और जो आउटकास्ट थे, जो दलित थे, अनटचेबल्स, इनको तो शामिल ही नहीं किया गया था। तो भाई देखो, ब्राह्मण माना जाता था कि इनकी ब्रेन से प्रीस्ट, टीचर, सबसे ऊंचा ओहदा इनको दिया जाता था। फिर उसके बाद क्षत्रिय आते थे, जो वॉरियर्स, रूलर्स होते थे, वैश्य थे, फार्मर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स होते थे, शूद्र थे, वो लेबर होती थी। ठीक है, और उसके भी नीचे होते थे अनटचेबल्स, जो किसी कास्ट में आ ही नहीं रहे, आउटकास्ट है। अनटचेबिलिटी आज भी भारत में बिल्कुल कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, चाहे हमने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसको प्रोहिबिट करा है, फिर भी नहीं हुई। कास्ट जो है आज भी लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस से आंकी जाती है, अमीर है, गरीब है, उससे भी कास्ट आंकी जाती है। गलत है, आई नो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। चलिए, अब बच्चों कास्ट को हमने समझ लिया, अब देखते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करी जाती है। पॉलिटिक्स में कास्ट को
कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अब यहां पर भी बच्चों कास्टिज्म आ गया। कास्टिज्म क्या, जैसे अभी हमने कम्युनलिज्म पढ़ा था, कम्युनलिज्म में क्या सोच रहे थे लोग, जो लोग कम्युनल माइंडसेट के थे वो ये बोल रहे थे कि कम्युनलिज्म मतलब कि जो रिलीजन है उससे समाज बना है। अब यहाँ पे कास्टिस्ट लोग, कास्टिस्ट बोल रही हूँ, कास्टिज्म आ गया है। कास्टिज्म का मतलब है ये वो लोग हैं जो इस माइंडसेट के हैं, जो ये बोल रहे हैं कि जाति के बेसिस पे समाज बना है। वो बोल रहे थे धर्म के बेसिस पे बना है, ये बोल रहे जाति के बेसिस पे बना है, मतलब इनके लिए जाति ही सब कुछ है। कास्टिज्म रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो कम्युनल लोग बोल रहे हैं रिलीजन इज द सोल बेसिस, ये बोल रहे हैं कास्ट इज द सोल बेसिस। ठीक है भाई, ओके। नाउ इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। अब कास्ट कैसे देखी जाती है पॉलिटिक्स में, इसको कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, चलिए देखते हैं। While choosing candidates for elections, political parties consider the taste composition of the voters to win the support. बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बात है, बात ये की जा रही है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट्स को चूज करते टाइम, ठीक है, कैंडिडेट्स को चूज करते टाइम यहाँ पर देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कि ये जो सपोज ये एक चुनाव क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही है वो पॉपुलेशन के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी देख रही है कि यार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज उनको पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादा लोग राजपूत हैं, तो वो क्या करेंगे, वो राजपूत कैंडिडेट ही खड़ा कर देंगे ताकि वो कास्ट ग्रुप मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट जीत सके। ठीक है, तो कैंडिडेट्स चूज करते टाइम पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट कॉम्पोजिशन देखती हैं, कास्ट टेस्ट नहीं, कास्ट कॉम्पोजिशन देखती हैं वोटर्स का, कि वोटर्स कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, और उस हिसाब से वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। जिस कास्ट के लोग ज्यादा, ये लो कैंडिडेट। When governments are formed, political parties take care that representatives of different castes find a place in the government. अब बच्चों क्योंकि आजकल ऐसा है कि लोगों का सपोर्ट तभी तक रहेगा जब आप हर किसी को रिप्रेजेंटेशन दोगे, क्योंकि सभी के पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट जब बनती है, गवर्नमेंट हमेशा ही मेक श्योर करती है, जब सरकार बन रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि हम अपनी सरकार में हर अलग अलग कास्ट ग्रुप को थोड़ी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन दे, ताकि सपोर्ट बना रहे, ताकि देश के लोगों का सपोर्ट बना रहे, इसलिए हर कास्ट ग्रुप के लोग होने चाहिए। Along with that, they make appeals to caste sentiments. Some political parties known to favor some caste and are seen as their representatives. तो बच्चों कभी कभी ये लोग कास्ट सेंटिमेंट्स, जैसे वहां पर लोग रिलीजन सेंटिमेंट्स जो है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपील करके वोट्स लेने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर भी वही बात करी जा रही है कि बहुत बारी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के जो कास्ट सेंटिमेंट होती हैं उसको अपील करके भी वोट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ब्राह्मण जो हैं वो कह रहे हैं ब्राह्मण हम सभी एकजुट हो गए, हमने पार्टी बना ली है, चलो आपका सपोर्ट लेने की कोशिश, या क्षत्रिय जो है वो कोशिश करें। तो इस तरीके से सेंटिमेंट्स को अपील करके कि देखो आपके जाति के लोग हैं, ये है वो है, अपील करो, इमोशनली उनको ब्लैकमेल करो थोड़ा, ताकि वो सपोर्ट करें। Along with that, universal adult franchise and principle of one person one vote compelled the political parties to bring caste sentiments into politics to muster support. अब क्योंकि आज क्या हो गया है, वन पर्सन वन वोट है, हर व्यक्ति के पास वोटिंग राइट है, बराबर वोटिंग राइट है, तो इस वजह से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वन पर्सन वन वोट की वजह से बहुत से जो लो और इंफीरियर कास्ट भी होते थे, जो लो एंड इंफीरियर कास्ट पहले के टाइम पे होती थी, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को फेवर करने लगे, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे लाने लग गई हैं, ताकि वो उन पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप्स का भी सपोर्ट जीत सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमको देखी जाती है पॉलिटिक्स में, कैसे कास्ट का भी यूज करा जाता है सपोर्ट जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। पर ये सारी बातें सुनकर अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बारे में है और तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आप लोग बहुत गलत है बच्चों, बहुत बहुत गलत इस वजह से है क्योंकि देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी कंट्री में नहीं है जहां पर किसी एक सिंगल कास्ट ग्रुप की क्लियर मेजॉरिटी हो। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी भी कि यहाँ पर बिल्कुल राजपूत ही राजपूत है तो चलो राजपूत कैंडिडेट उतार दो, उनको मिलेगा ही नहीं। किसी भी सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं मिलेगी। और सपोज चलो क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि ज्यादा राजपूत है, मैंने राजपूत कैंडिडेट उतार भी दिया, तो अगर मैंने बीजेपी से राजपूत कैंडिडेट उतारा है तो कांग्रेस भी तो राजपूत कैंडिडेट उतार देगी, बाकी पार्टीज भी तो उसी कास्ट ग्रुप का कैंडिडेट उतार देंगी ना। तो दिक्कत वही होगी कि कोई भी पार्टी, नो पार्टी विल विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी जो पूरे कास्ट और कम्युनिटी के वोट्स है ना वो नहीं जीत पाएगी।
ठीक है, क्योंकि बाकी पार्टीज भी तो वही कैंडिडेट उतार देंगे। बहुत सी मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज उसी सेम कास्ट से कैंडिडेट्स को खड़ा कर देंगे। इस वजह से आपका कैंडिडेट सारा सपोर्ट तो नहीं जीत पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ऐसे तो आप नहीं जीत पाओगे इलेक्शंस। रूलिंग पार्टी सिटिंग एमपी एमएलए लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। और बच्चों ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि हमको दर्शाती है कि कास्ट के बेसिस पे आप कभी भी लॉन्ग टर्म में जीत नहीं सकते, बिकॉज बहुत बारी हमारे यहाँ पर जो जीता हुआ एमपी या एमएलए होता है वो बार बार इलेक्शन हारते भी हैं, कभी जीत रहे हैं तो कभी हारते भी हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि कास्ट के बेसिस पे आपने जीत ही लिया है और हासिल कर लिया है सब कुछ, तो वो भी नहीं होगा। प्लस द वोटर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज which is actually stronger than their attachment to their caste or community। लोगों का जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के टुवर्ड्स अटैचमेंट होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, ना कि अपनी कास्ट की तरफ। कास्ट की तरफ इतना नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी जिसको वो सपोर्ट करते हैं उसके टुवर्ड्स अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो अगर आप अभी तक ये सोचे थे कि कास्ट के बेसिस पर इलेक्शन लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता इन सारे पॉइंटर्स की वजह से, क्योंकि कहीं पे क्लियर मेजोरिटी नहीं है। खड़ा भी कर दोगे कैंडिडेट तो बाकी पार्टीज भी उसी कास्ट का कैंडिडेट लेंगी, तो आपका कैंडिडेट सारे वोट तो जीत नहीं पाएगा। प्लस जो जीते हुए कैंडिडेट है वो बार बार हारते भी हैं, और लोगों का जो सपोर्ट है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या फिर जो अटैचमेंट है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा रहता है, ना कि अपनी कास्ट से। ओके, ठीक है, चलिए। अब ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ कास्ट का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में ही करते हैं, बहुत बारी कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इन कास्ट की बात हो रही है कि कास्ट के अंदर ही क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। पॉलिटिक्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड द कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरेना। तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को भी प्रभावित करती है, कास्ट आइडेंटिटीज को प्रभावित करती है, कास्ट की जो पहचान है आपकी उसको प्रभावित करती है और आपको पॉलिटिक्स में लेकर आती है। देखिए, इट इज नॉट ओनली द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही कास्ट का सहारा लिया जाता है, बट इट इज ऑल्सो द कास्ट दैट गेट्स पोलिटिसाइज्ड। बल्कि ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से सुनना, ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही आप कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हो, बल्कि बहुत बारी कास्ट ग्रुप्स के अंदर अंदर ही पॉलिटिक्स खेली जा रही है। ओहो, जैसे कि ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट और द सब कास्ट। जो हर कास्ट ग्रुप ना बड़ा और बड़ा होने की कोशिश करता है। जैसे जो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स में भी अलग अलग सब ग्रुप्स हैं, कोई सनातनी ब्राह्मण है, कोई और ब्राह्मण है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम सारे ब्राह्मण्स को साथ में लेकर आ जाए, जितने सब ग्रुप्स हैं उन सबको साथ में लेकर अपना ग्रुप और बड़ा बना ले, या जो क्षत्रिय परिषद है ये सब बन जाती हैं कि और सारे क्षत्रिय को एक साथ इकट्ठा कर लें, तो अपने ग्रुप को बड़ा से बड़ा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में वेरियस कास्ट ग्रुप्स रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज दस एंटर इनटू डायलॉग नेगोशिएशन। बहुत बारी जो कास्ट ग्रुप्स हैं वो दूसरे कास्ट ग्रुप्स के साथ भी मिल जाते हैं जीतने के लिए। तो ये पॉलिटिक्स ही तो खेली जा रही है कास्ट के बीच में कि आप हमारा कास्ट ग्रुप आपका कास्ट ग्रुप मिल गए हम साथ में, है ना, कोलिशन, हमने एक गठबंधन बना लिया है जीतने के लिए इलेक्शंस में। तो बहुत सी अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी साथ में मिल जाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए भी। साथ ही में नए नए कास्ट ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। मतलब बच्चों देखो, जैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, अब ऐसा कोई कास्ट ग्रुप है नहीं, बना दिया गया है कि जैसे आपने वो देखा होगा बैकवर्ड कास्ट ग्रुप बोल दिया कि जितने भी आपके शोषित जो समाज है आज तक, जिसके साथ इतिहास में शोषण किया गया है, उन सभी को बैकवर्ड कास्ट बोल दिया ताकि उनका ग्रुप बड़ा सा बड़ा बन जाए और उनको जो सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का मिलने लग जाए। तो इस तरीके से कास्ट ग्रुप्स नए नए बना दिए, कोalition में एंटर करके अलग अलग कास्ट ग्रुप शामिल हो गए, या फिर जो कास्ट ग्रुप है वो अपने आप को और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी हरकतें क्यों करी जा रही हैं? इलेक्शन में जीतने के लिए। तो यही वाली चीज है कि कास्ट भी पॉलिटिसाइज हो गई है, कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो बेसिकली बात यहाँ पे यही है। और अब जरा देखते हैं कि क्या ये चीज पॉजिटिव थी नेगेटिव थी। तो जब आप कास्ट को पॉलिटिक्स में लेकर आते हो उसकी दो दो साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड भी है नेगेटिव साइड भी है। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड फर्स्ट। पॉजिटिव साइड ये है कि डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज गेट पॉलिटिकल अटेंशन। बहुत सी ऐसे समुदाय, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज जिनके साथ पास्ट में इतिहास में शोषण हो रहा था, जिनको बहुत सी डिसएडवांटेजेस फेस करनी पड़ रही थी, उनको पॉलिटिकल अटेंशन मिली। एंड दलित्स ओबीसी कास्ट गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। दलित्स और ओबीसी जो है उनको एक बेटर एक्सेस, एक बेटर पहुंच मिली डिसीजन मेकिंग की पूरी प्रक्रिया में। तो बच्चों एक टाइम पे इन लोगों के पास ये राइट्स भी नहीं थे, मतलब इनको एक तरीके से अपर कास्ट द्वारा इनका टच जो है वो भी पॉल्यूटेड माना जाता था। इनको
जहां पर अपर कास्ट जा सकती थी वहां एंट्री तक नहीं मिलती थी। बट आज देखिए ये सारे जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं इनको रिप्रेजेंटेशन मिली है पॉलिटिक्स में, इनको आने का मौका मिला है, इनको राइट्स मिले हैं बराबर के, है ना, और डिसीजन मेकिंग में भी एक हिस्सा मिला है। नेगेटिव साइड ये है कि पॉलिटिक्स विच इज बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। जब आप राजनीति को सिर्फ कास्ट के अराउंड बना लेते हो ना, तो वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देश में जो गरीबी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, इन सभी इश्यूज से आप दूर भाग रहे हो। इन सभी इश्यूज को आप एड्रेस करे बजाय कास्ट जैसी चीज पे फोकस कर रहे हो, जिसको अभी तक इरेडिकेट आपको कर देना चाहिए, वो होनी नहीं चाहिए वो चीज, राइट। तो जो बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उससे आपका फोकस हटाता है, तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग। बट हाँ, बहुत सी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को राइट्स मिले, तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, सो आई थिंक यहां तक सारी की सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हैं बच्चों आप सभी लोगों को। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है बच्चों समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा भी आया होगा। तीनों हमारे डिफरेंसेस को डिवीजन में बदलते देख और पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कैसे होते हैं उसको भी देखकर। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।